अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में जाति एक सच्चाई है और मुख्यतः चुनाव इसी जाति के मुद्दे पर ही लड़े जाते हैं। आवरण भले ही पॉलिटिकल पार्टीज विकास का, मुद्दों का और भी तमाम इशूज़ को वो आवरण के तौर पर इस्तेमाल करें, पर अंत में जाति ही सब कुछ मायने रखती है। तो इस बार कौन सी जाति किसके साथ है, इसका हम पूरा विश्लेषण आज की परिचर्चा में करने वाले हैं। बहनों भाइयों, जाति की राजनीति उत्तर प्रदेश की एक बड़ी सच्चाई है। सामान्यतः लोग इन सब विषयों पर टेलीविजन पर या मंच में बोलने से बचते हैं, लेकिन शायद ही कोई पॉलिटिकल पार्टी हो जो जाति के मुद्दे पर बात न करती हो। जातियां एक कठोर सच्चाई है उत्तर प्रदेश की राजनीति की। देश कितना तरक्की कर जाए, हम सब कितना तरक्की कर जाएं, समाज कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन अंत में बात जाति पर आकर रुकती है। उत्तर प्रदेश एक जाति प्रधान समाज है जहां जातियों की राजनीति होती है। इसको लिखकर कहीं टांग लीजिए, ये कठोर सच्चाई है। टिकट वितरण हो, कैंपेन हो, लॉबिंग हो, वोटों का बंटवारा हो, कोई टिकट मांगने आता हो या टिकट दिया जाता है, फार्मूला बहनों भाइयों व्यक्ति नहीं होता उत्तर प्रदेश में, फार्मूला जाति होती है। इस जाति के फला व्यक्ति को अगर टिकट दिया गया तो ये अपने साथ किन किन जातियों को जोड़ेगा, ये एक पहला फार्मूला है। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक पार्टी में फार्मूला हो। बहनों भाइयों, सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष, फार्मूला सिर्फ यही चलता है। अंत में बात जाति पर आकर टिक जाती है। तो आइए आज हम क्यों ना खुलकर बात करें जाति की। ये लोग जो ढके छिपे एजेंडा चला रहे हैं, हम लोग खुलकर बात करते हैं आज। तो खुलकर क्या बात करेंगे? खुलकर बात ये करेंगे जो ये पहले 3 चरण के चुनाव हो रहे हैं, गाजियाबाद से लेकर बरेली तक के, इन चुनावों में कौन सी जाति किसके साथ है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की खास तौर पर पहले और दूसरा चरण जो बागपत से शुरू होकर आपका सहारनपुर से शुरू होकर रामपुर तक आता है, यहां कौन सी जाति किसके साथ है। मुसलमान किसके साथ है जो 27% है इस इलाके में, दलित जो 25% है इस इलाके में वो किसके साथ है, जाट 17% है वो किधर जा रहा है, डिवाइड है या एक तरफा है, राजपूत 8% है, यादव 7% और गुर्जर भी 4 से 5% के बीच इस इलाके में हैं, फैले हुए हैं। ये किसके साथ है, ये किसका साथ दे रहे हैं, कौन सी पार्टी किसके साथ, किन जातियों को अपने साथ जोड़ने में कामयाब रही है। बहनों भाइयों, यहाँ फार्मूला चलता है। फार्मूला क्या? मोस्ट ओबीसी, एससी प्लस अपर कास्ट, एक फार्मूला। ओबीसी मुसलमान शेड्यूल कास्ट का एक हिस्सा, और अगर जातिगत हिसाब से अपर कास्ट के किसी कैंडिडेट को भिड़ा दिया गया, उसका अलग फार्मूला। एक परंपरागत राजनीतिक सच्चाई है और इसे स्वीकारना चाहिए और खुलकर इस पर बात भी करनी चाहिए। पश्चिम उत्तर प्रदेश में इन दिनों विभिन्न जातियों की महापंचायतें हो रही हैं। राजपूत पंचायत, त्यागी पंचायत, कश्यप पंचायत और तो और सैनी पंचायत हो रही है। बस गुर्जरों को छोड़कर सबकी पंचायत हो रही है जो हिंदुओं में आते हैं। मुसलमानों की कोई पंचायत नहीं हो रही है। होती तो अब तक बवाल मचता, सब जगह दिखता। लेकिन हिंदुओं की जो जातियां हैं उनमें अलग अलग पॉकेट्स में पंचायतें हो रही हैं। कई बार इनके मुद्दे होते हैं और कई बार ब्लैकमेलिंग होती है, दबाव होता है, राजनीतिक दबाव, ये भी बनाने की कोशिश होती है। क्या वाकई में इनके मुद्दे हैं और क्या ये पंचायतें तय करती हैं कि कौन सी कम्युनिटी किधर वोट करेगी, या फिर उन जातियों की लॉयल्टी पर्टिकुलर राजनीतिक दलों के साथ है और वो उन्हीं को वोट करेंगे। विकास की बातें हों, स्टेज से देश के विकास, देश की प्रगति की बात, शिक्षा की बात, रोजगार की बात, भ्रष्टाचार की बात सुनने और कहने में नेताओं ने कोई कमी नहीं रखते हैं, पर अंत में खेमेबंदी वो जातियों की ही करते हैं। ये एक ऐसा सच है जो कड़वा सच है और सब जगह ये फार्मूला लागू है। तो कौन सी जातियां किन के साथ हैं, आज हम चर्चा इस विषय पे करेंगे कि कौन सी कास्ट उत्तर प्रदेश के जिन इलाकों में पहले और दूसरे चरण में चुनाव है और तीसरे का नामांकन शुरू हुआ है, यहाँ कौन सी जाति किसको वोट कर रही है। कुछ स्टेटमेंट, आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। एक तरफ जातिवाद के लोग हैं, दूसरी तरफ राष्ट्रवाद के लोग हैं।
एक तरफ सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले तुष्टीकरण की नीति पर चलने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ भारत माता का स्वाभिमान और सम्मान ऊंचा रहे, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे के भाव के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव से ओतप्रोत भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में है। प्रधानमंत्री ने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की है जिससे वो कह सकें कि इस किसानों का, जाटों का, जाट समाज के किसान का जातियों की जो मांगे हैं उनके बारे में कुछ किया हो। इसलिए केवल घोषणाएं जो की हैं उन कोरी घोषणाओं से जनता उनके बहलाने में आने वाली नहीं है। 2017 का जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था तो समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने दोनों ने एक नैरेटिव चलाया था कि भाजपा से उत्तर प्रदेश के पिछड़े नाराज हैं। 2019 में फिर इन लोगों ने एक नया नैरेटिव चला दिया कि ब्राह्मण नाराज है। फिर 2022 में एक नैरेटिव चला दिया कि जाट नाराज है। फिर 2024 में नैरेटिव चला दिया कि राजपूत नाराज है। और यदि कोई किसी की नाराजगी होगी, मैं जानता हूं नाराजगी का समाधान हम लोग निकालेंगे। ये सपा कांग्रेस नहीं निकाल सकते, उसका समाधान भी कोई निकाल सकता है, केवल भाजपा ही निकाल। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ संजय सिंह मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रदीप सिंह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। और ठाकुर अभिषेक सोम मेरे साथ मौजूद हैं, राजपूत समाज के नेता हैं, जहां आजकल पंचायतें हो रही हैं। ब्रजेश शुक्ला जी पश्चिम उत्तर प्रदेश के इन इलाकों का काफ़ी भ्रमण करके आए हैं। त्यागियों की पंचायत में भी गए थे, कश्यप की पंचायतों में भी गए थे, सैनी की पंचायत में भी गए थे और राजपूतों की पंचायत का भी ये माहौल टटोल कर आए हैं। और वीरेंद्र सिंह जी भी हमें ज्वाइन करेंगे इस डिबेट में। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। संजय सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आजकल आपकी पार्टी के खिलाफ राजपूत समाज की पंचायतें हो रही पश्चिम उत्तर प्रदेश में, क्या तो कसूर है आपका? क्या खता हो गई आपसे? ब्रजेश जी, अभी आपने हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी की एक क्लिप दिखाई, बाइट दिखाई थी। ये विपक्षी दलों का हमेशा चुनाव में एजेंडा रहता है और वैसे भी सेकुलरिज्म का मेन एजेंडा जो है हिंदुओं को जातियों में बांटकर किसी तरह से एक वर्ग विशेष के वोट बैंक को हथिया कर और हिंदुओं को, मुस्लिम वोट बैंक को खुल के कहने में हाँ बिल्कुल, आप जानते हैं हम खुल के ही बोलते हैं। तो एक मुस्लिम वोट बैंक का एक मुश्त वोट पाना और हिंदुओं को जातियों में बांट के सत्ता पाने का इनका एजेंडा रहता है। अब माननीय रक्षा मंत्री जी ने भी बताया पिछले चुनावों में कैसे रहा। रही बात राजपूत समाज, मैं भी राजपूत समाज से आता हूं। राजपूत समाज वो समाज है जो हमेशा राष्ट्र के लिए खड़ा रहा है। इस समय देश की अस्मिता का सवाल है जी, बलिदान दिया है। बिल्कुल, बलिदान राजपूतों ने दिया, जाटों ने दिया, सबने दिया। दे रहे हैं आपने पूछा? पुरुषोत्तम रूपाला ने क्यों कहा, आपने पूछा? अब देखिए, समाज जानना चाहता है आपसे, आपने क्या किया? अब उन्होंने माफी मांग ली है, मांग ली, उस मुद्दे पे माफी मांग ली है और क्षमा अगर मांग ली है तो फिर क्षमा कर देना चाहिए। और आपका इच्छा क्या है, माफ करना चाहिए? नहीं, देखिए हम फिर कह रहे हैं राजपूत समाज राष्ट्र के लिए खड़ा है और राजपूत समाज तो वैसे भी कहीं नहीं जाने वाला। अब भगवान प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई, इससे बड़े सम्मान की गौरव की बात राजपूतों के लिए क्या हो सकती है? अब भगवान की जाति मत बताओ प्लीज। नहीं, भगवान तो क्षत्रिय समाज से आते हैं। नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, उनको हमने क्षत्रिय माना है। भगवान कृष्ण भी क्षत्रिय समाज से। तो ये ठाकुर लोग पंचायत क्यों कर रहे हैं फिर ये पश्चिम? अब देखिए, कुछ ननौता में हुई थी, आज कोई बता रहा था मुजफ्फरनगर में। नहीं, कुछ नहीं है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे और उसी गांव में गए थे जो 24 की खाप कहलाती है राजपूतों में। और आप वहां के ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट मंगवाइए, आप खुद कहेंगे राजपूतों में कोई इस तरह की बात नहीं है। हाँ, कुछ हर समाज में जातियों में नेता होते हैं जिन्होंने नेतागिरी करने का चस्का होता है, अपना नाम बड़ा करने का चस्का होता है, तो वो करते रहते हैं। लेकिन राजपूत कहीं नहीं जाने वाला। क्या राजपूत पंचायत के नाम पर आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है? कोई नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। तो आपने कहा ना कि कुछ नेता हैं जो ऐसा कर रहे हैं। नहीं, हर समाज में, हर जातियों में कुछ नेता बनने की चसक होती है, ललक होती है कि हमारा भी नाम हो, तो वो प्रयास करते रहते हैं राजनीति में अपना नाम चमकाने के लिए। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऑलराइट, शुक्रिया आपका। मैं इस परिचर्चा को आगे बढ़ाता हूं। मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, आपका स्वागत है। ये आप लोग भी जातिवार करने में कोई कमी तो रखते नहीं। इस बार मैंने आपके टिकटों के बंटवारे में देखा है कि आप लोगों ने
तो केवल पिछड़ों और दलितों पर ही खास फोकस किया है, इस बार मुसलमानों को और यादवों को तो आपने ठेल दिया है। नहीं, जाति का जातिवाद में तो आप भी पीछे नहीं है ना। देखिए, हमारा तो ये मानना है हमारे पार्टी का कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के, हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। तो माननीय अखिलेश यादव जी के जो समाजवादी पार्टी है, इसमें सवाल जिस तबके का आपने बहुत अच्छा कहा, और आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश और पूरे देश का जनता ये जाने कि जो बाबा साहब अंबेडकर की जो पृष्ठभूमि थी, जो लोहिया की थी कि सनसोपा ने बाधी घाट पिछड़े पावे 100 में 60, जो बिहार के लेनिन की थी, उस अवधारणा को अगर मूर्त रूप कोई दे रहा है भारतीय राजनीति में, तो अखिलेश यादव जी की विचारधारा दे रही है। क्योंकि स्वयं आपने अपने शुरुआती संदर्भ में कहा कि सबसे ज्यादा दलितों और पिछड़ों को टिकट देने वाली, राजनीतिक रूप से भागीदारी देने वाली अगर कोई पार्टी है तो समाजवादी पार्टी है। मुझे इस पर फक्र है और मैं समझता हूं कि इस देश के बहुजन वर्ग पे फक्र होगा कि सामान्य सीटों पे भी दलित वर्ग के लोगों की राजनीतिक हिस्सेदारी सुनिश्चित हो। इसलिए सामान्य सीटों पे भी दलित वर्ग के लोगों को प्रत्याशी माननीय अखिलेश यादव जी बना रहे हैं, क्योंकि उनकी जो ये तो विशुद्ध जातिवाद आप फैला रहे हैं ना कि कि पिछली बार के मुकाबले आपने 2 गुना पिछड़ों को टिकट दिए। जी यही तो किया ना आपने। जी, तो आज ही रिपोर्ट पढ़ी थी मैंने, नवहारा टाइम्स में ब्रजेश शुक्ला जी मुझे बता रहे थे, मैंने रिपोर्ट पढ़ी भी थी। जी, जी। 2 गुना ज्यादा दिए। जी। तो भाई जो आपके साथ बाकी बिरादरी जुड़ी है उनका क्या? अरे हमारे यहाँ सारे तो खुलेआम आप पीडीए वाला पिछड़ावाद चला रहे हो। नहीं, हमारे हम क्या छत्री को टिकट नहीं दे रहे हैं? कैसी बात? हमारे कम दे रहे हो, बहुत। वीरेंद्र सिंह जी, अरे बस चंदौली छूने से को, छूने वीरेंद्र सिंह को। जी, यहाँ राजीव राय हैं। हम छूने तो को। अरे सुनिए, बस टीका लगाने को। आप सुनिए, हम छत्रियों को सम्मान देना चाहते। हम लोग तो हमारे गृह जनपद के हैं, हमारे अभिभावक समान है राजनाथ सिंह जी। जब मैं उनको देखता हूं कि जो व्यक्ति स्वयं प्रधानमंत्री लायक थे, आज प्रधानमंत्री को माला पड़ती है तो एक आदमी उन्हें घूरता और वो किनारे खड़े हो जाते हैं। अभी देखा नहीं उनको जब घोषणा पत्र में बराबर की कुर्सी में बैठे उनके थे। अपमान का बदला छत्री समाज को भी लेना चाहिए। क्योंकि छत्रियों के बारे में एक लाइन है, सुनिए, आज डिबेट आपने बड़ी शानदार रखी है। आज छत्रियों के बारे में एक लाइन है कि छत्री वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, और सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है जिसमें तप हो त्याग, जो आपकी तरह हो। तो हम तो सबका सम्मान चाहते हैं साहब। समाजवादी पार्टी तो सब कुनबे का सम्मान चाहती है। अच्छा, आज कुछ ऐसा नहीं कि जाति पर डिबेट हो रही तो कितने मतलब किलकारी मार रहे हो आप, कुछ अलगी लेवल की खुशी आपको हो रही है। नहीं, लेकिन उसके चेहरा साथ देखो दमक रहा है। मैं खत्म कर रहा हूं, सुनिए तनकुल। लेकिन उसके साथ साथ हम यही चाहते हैं कि जो बाबा साहब की अवधारणा थी, जो मान्यवर कांसीराम जी की, जो श्रद्धेय नेताजी की थी, कि जो तबका, जो समूह सदियों से सताया गया है, हम उसको चाहते हैं कि सम्मान मिले। कोई हम द्रोणाचार्य सरीखे गुरु परंपरा नहीं चलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगर कर्ण में प्रतिभा हो, एकलव्य में प्रतिभा हो, तो उसको भी अखिलेश यादव जी की विचारधारा आगे बढ़ाएगी। हम तो इस तरह का समाज और देश बनाना चाहते जाति हैं। पिछड़ा होना जरूरी है आपके लिए, वो भी नान यादव। अरे ऐसा कुछ हमारे यहाँ आप अरे कैसी बात टिकट कर पर रहे हैं? रिसर्च करो ना। मैं तो अब तक आपके पता कितने टिकट आ चुके हैं? 57, 57। मेरे सारे 57 में अधिकांश टिकट या तो आपने नान यादव ओबीसी में दिए हैं, हमारे पार्टी शेड्यूल कास्ट में दिए हैं। हमारे पार्टी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही यादव हैं, तो समझिए हाथी के पांव में सबका पांव। और हम तो अपना जाति बताना, अब आपने देखा होगा दशकों से हमने तो अपना नाम के आगे से जाति का वही मिटा दिया हम लोगों ने। तो जाति का सभी जातियों को, और हम तो चाहेंगे राष्ट्रीय और जाति की डिबेट में कितना खुश हो रहे हैं आप, पूरे देश का खुद जाति मिटाई। आपने काका लिखा, ठीक, जी जी जी, खुद अपनी जाति मिटा के काका लिखा जी। लेकिन जाति की डिबेट में कितना उल्लास आपके चेहरे पे दिख रहा है। अरे कैसी बात कर रहे हैं आपने? जो हंसी रुकी मैंने नहीं रुक रामधारी रही सिंह है। दिनकर की बात कही, जो इस देश के प्रदीप सिंह को सबसे बुला देते। ओजस्वी कवि थे, राज्यसभा Thank you। के सदस्य थे। राष्ट्र कवि की बात कहने पर आपको इतना Thank you। हैरानी मुझे कैसे हो कोई रही है? हैरानी नहीं, मैं तो आपके दोस्त प्रदीप सिंह को बुलाता हूँ। ये चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? ये जाति की पंचायतें हो रही हैं, क्यों? और आप लोग भी फ्यूलिंग कर रहे हैं उसमें? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी जात के आधार पर राजनीति नहीं करती। हाँ, निश्चित तौर पर जब इस तरह की बातें होंगी, किस तरह की? जिस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा अगर किसी जाति विशेष को लेकर कोई दुर्भावना पड़ी बयान दिए जाएंगे
और लोग आक्रोशित होंगे तो उनकी शंका का समाधान होना चाहिए। और समाधान में अगर कोई बात वो कह रहे हैं, कोई उनकी मांग है, तो उनकी मांग मानने के बजाय आप लगातार उन पर आक्रमण कर रहे हैं और तमाम तरह की बातें आप जो सोशल मीडिया के माध्यम से, तमाम माध्यमों से आप कह रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आप जाति की जाति की राजनीति की बात कर रहे हैं तो जाति की जनगणना पर भी आपके बयान आने चाहिए। अगर नहीं है तो आप जाट समुदाय की भी आप जब चर्चा करते तो आप जातिवाद फैला रहे हो ना। फैला आप नहीं तो रहे। देखो कांग्रेस के प्रवक्ता भी हो और एडवोकेट भी हो, इत्तेफाक से आज ड्रेस में भी हो वकील के, आप जातिवाद की बात करोगे? नहीं, हमने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस कभी जातिवाद की राजनीति नहीं करती। आप तो खुला कर रहे हो। हम तो इस देश के अंतिम नागरिक की बात करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं, महिला की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं। और लेकिन किसान की बात करते करते जब जाट किसान अपने हक की बात करता है तो इनके गुंडे के राज्य मंत्री उसके का बेटा उनके सीने पर गाड़ी चढ़ा देता है। और जब उनके नेता को अपने दल में लाते हैं तो मंचों पर सम्मान नहीं देते हैं। अगर वो नाराज होते हैं तो उसमें कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन का क्या लेना देना? अगर वो नाराज होकर आपसे आप कोई प्रतिक्रिया देते हैं तो हमारा क्या लेना देना? निश्चित तौर पर खाप पंचायतों का एक अपना स्थान है। अगर कोई वो निर्णय लेते हैं तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में कल पहले चरण का चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। क्या मुझे आप कांग्रेस के एक स्टार प्रचारक का नाम बता सकते हैं जो वहां पर कोई रैली किया हो, कोई कार्यक्रम किया हो पश्चिम उत्तर प्रदेश में? नहीं, प्रियंका जी 17 तारीख को आ रही। 17 कब है? कल है? हाँ, कल है। कल चुनाव प्रचार खत्म है? नहीं, सिर्फ सहारनपुर में जा रही हूँ भी 1.5 घंटे के लिए। क्या आपको लगता नहीं कि ये आपने गंभीर चूक की है? नहीं, गंभीर चूक नहीं की। हमारे प्रदेश और राष्ट्रीय नेता तमाम लगातार जिलों पे हम दौरे कर रहे हैं, या हमारे राष्ट्रीय महासचिव दौरे कर रहे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष दौरे कर रहे हैं। दी है ना ईसीआई में। मैं आज आने से पहले सोच रहा था कि ये लिस्ट में से कोई तो एक गया होगा, मुझे तो कोई दिख नहीं रहा उधर। नहीं, हमारे देखिए संगठन के हमारे राष्ट्रीय महासचिव, प्रदेश के अध्यक्ष और लगातार बड़े नेता जिलों के दौरे कर रहे हैं और संगठन को मजबूती करने पर प्रयास कर रहे हैं और लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। हाँ, निश्चित तौर पर इंडिया नहीं कर दिया आपने, ऐसे हराओगे बीजेपी को? बीजेपी देखिए, भारतीय जनता पार्टी आपकी इसी देखिए, इंडिया गठबंधन 80 की 80 सीटों पर पूरी मजबूती से। मैं अभिषेक सोम मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं। अभिषेक जी, आपका स्वागत और धन्यवाद। ये जो पंचायतें हो रही हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, इनका कोई पॉलिटिकल मकसद है, कोई राजनीतिक मायने हैं, या फिर ये अपने सोशल इशू पे लड़ रहे हैं? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, जो पंचायत हुई है सरधना मेरठ में और राजपूताना गढ़ जो 24सी है, उसमें आज 1 लाख क्षत्रिय समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं और हम लोगों ने अपने पूर्वजों की कसम खाई है और गंगा जल लेके कसम खाई है कि भाजपा को वोट नहीं करेंगे। और जो हमारे पंच परमेश्वर थे, जो पंचायत बैठी थी, उसमें पंचों ने ये निर्णय लिया है कि मेरठ उसमें मुजफ्फरनगर में हम हरिंदर मलिक को समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे और कैराना में इकरा हसन को वोट करेंगे, इमरान मसूद को सहारनपुर में वोट करेंगे। और वो ठाकुर ही नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश भर में हम लोग मुहिम चला रहे हैं और पूरे देश भर में पंचायतें चल रही हैं कि वो ठाकुर ही नहीं है। एक इलाके में थोड़े से लोग इकट्ठा होते हैं और बीजेपी के खिलाफ फतवा जारी कर देते हैं। देखिए, भाजपा ने भी तो हम लोगों का शोषण किया है ब्रजेश जी, हम लोगों को अपमानित किया है। आप देख लीजिए सुरेंद्र सिंह के साथ क्या किया है। आप देखिए जो अभय सिंह का वोट तो ले लेते हैं, उनको क्या दिया है। राकेश प्रताप सिंह के साथ क्या किया है, राजा के साथ क्या किया अरे सबको Y+ सिक्योरिटी और क्या दे दें, मिलिट्री लगा दें। अरे साहब, तो Y+ सिक्योरिटी से कुछ नहीं चाहिए। पश्चिम में राजपूतों को कितने टिकट दिए हैं? 1 टिकट होता था, वो भी काट दिया गाजियाबाद सीट से। अरे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री उस समाज के, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री उस समाज के, रक्षा मंत्री हैं वहां से। देखिए, ऐसा लगता है कि कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड है ये पंचायतें। नहीं, कोई पॉलिटिकल मोटिवेटेड नहीं है। ये हमारे समाज का शोषण किया गया है। मिश्रा जी, और सुनिए, कोई डिफेंस मिनिस्टर हमारे सिरमौर हैं, हम कोई उनकी रया है? जो खून उनके अंदर दौड़ रहा है वही हमारे अंदर दौड़ रहा है। जितनी हमारी साझेदारी होगी, तो एक टिकट वीके सिंह का ही तो काटा ना। वीके सिंह का टिकट काटने से इतनी उत्तेजना कैसे आ गई? वो कौन सा लीडर थे? वो तो आए थे राजनीति में, जीत के चले गए थे। देखिए मिश्रा जी, लेट मी कंप्लीट। राजनाथ सिंह जैसे नेता, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे नेता, अनुराग ठाकुर जैसे नेता भाजपा के गुलाम बनकर हमारे समाज को बेच दे और हम चुप बैठे रहे? हम उनकी रया हैं?
हम भी क्षत्रिय हैं, जो खून उनके अंदर दौड़ रहा है वही खून हमारे अंदर दौड़ता है। हम मुझे किसी के नहीं लगता गुलाम कि नहीं है। क्षत्रिय पंचायतों ने कभी तय किया हो कि उत्तर प्रदेश के, मुझे लगता है एक दो सीटों पर आप लोग चाहे जो फतवा जारी कर लें, पर इस समाज का अधिकांश हिस्सा मैं देखता हूं बीजेपी के साथ है। आपको लग रहा है उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश से सूपड़ा साफ कर देंगे। हम राजपूत हैं, हम जब अपनी रियासतों को दान दे सकते हैं इस देश के निर्माण करने के लिए, अपने रक्त को दे सकते हैं इस देश को बनाने के लिए, तो हम इनसे वो ताकत छीन भी सकते हैं। आप इनकी कोई उत्तेजना हैसियत फैलाने नहीं की है बात हमारे कर रहे सामने हैं। खड़ा होने की। आप उत्तेजना ना फैला कल की रहे ना हैं। आज है, ना आगे रहेगी। आप उत्तेजना और सुनिए फैला रहे मिश्रा हैं। जी, सुनिए मिश्रा जी, हमें इतिहास दोहराने पर मजबूर ना करें ये सरकारें जो केंद्र में सरकारें बैठी हैं और तमाम राजनीतिक दल। मैं आपके अरे चैनल के इतना कुछ माध्यम तो से मिला कह रहा है, हूं, और क्या ले लोगे जो आप इस तरह का उत्तेजना फैला रहे हो? कहां उत्तर प्रदेश विधानसभा में हमारी संख्या 100 से ज्यादा होती थी। कितने मंत्री होते थे कैबिनेट में, कितने अरे तो मंत्री भैया होते थे? जो आबादी है उसी हिसाब कहां से है लोगे आज कि वो लोग? मतलब 100 ले हमारा लोगे? शोषण किया जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है। हमारे को एक नौकरी मिलती थी सेना की, वो भी हमसे छीन ली। ये दुर्भाग्य थैंक है यू इस देश अभिषेक के। जी। मैं ब्रजेश शुक्ला जी को आमंत्रित करता हूं, ये हाल फिलहाल पश्चिम उत्तर प्रदेश में इन सब माहौल का जायजा लेके आएंगे। वो बेटर एनालाइज करेंगे कि उस माहौल को उन्होंने किस तरह से परिभाषित किया। ब्रजेश जी आपका स्वागत। मैं एक तो जानना चाहता हूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपार्ट फ्रॉम इसके कि महापंचायतें क्या कहती हैं, महापंचायत हमारा इशू नहीं है, इशू ये है कि जो जातियां हैं उत्तर प्रदेश की वो पश्चिम में किधर किसके साथ जुड़ती हुई आपको दिख रही हैं? क्या माहौल पाया आपने घूमते हुए लोगों के बीच और इन पंचायतों में? देखिए ब्रजेश जी, ये इसको 3 भागों में बटा हुआ है पूरा कुछ, और जो मैं पहले सोचता था कि वो स्थिति नहीं है, स्थिति ये है कि बीजेपी के साथ जो पुरानी जातियां थी, जी अति पिछड़ा है वो बना हुआ है, जो सवर्ण है उसका बड़ा हिस्सा बना हुआ है, और जो समाजवादी पार्टी है उसके साथ मजबूती से मुस्लिम एकजुट है उसके साथ। उसमें कहीं मुझे कोई खड़ा हो, मुस्लिम प्रत्याशी खड़े हैं। आप सहारनपुर की मैं चर्चा करना चाहूं, सहारनपुर में भी बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा किया है, काफी प्रभावित हैं, लेकिन वोट उन्हें नहीं मिलेंगे ज्यादा। आप जब परिणाम आ देखिएगा उन्हें, लेकिन दलित वोट उनको मिलेगा। इस बार एक परिवर्तन मुझे दिख रहा है कि जो मायावती का सजाती वोट है जी, उसमें कोई टूट नहीं है, वो मजबूती से एकजुट है। केवल एक सीट को छोड़ करके वो है नगीना। नगीना में बंटवारा है। नगीना में चंद्रशेखर बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। अब मुझे जो लग रहा है वो 1-2 की लड़ाई पर है, वो सीधी लड़ाई पे आ रहे हैं। मुझे तो लगता ये है कि आकाश आनंद जो चंद्रशेखर को गाली गलौज करके आए, ये बीएसपी को उल्टा पड़ गया। नहीं, वो ज्यादा असर नहीं हुआ। वास्तव में चंद्रशेखर को ये लोगों को लगता है कि चंद्रशेखर मेहनत करते हैं, उनके बीच रहते हैं, तो उनको लोकसभा पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन अब समस्या ये है कि बसपा मायावती का भी समर्थक काफी है, तो वो अभी भी अलग है। मायावती ने काफी प्रयास भी किया है, आकाश आनंद भी वहां बोले हैं, तो उस वोट में इस बार पिछली बार के मुकाबले ज्यादा एकजुटता है वहां पर। अब आप मुझे बताइए कि जाट समाज जो है तो 17%, लेकिन इनका पॉलिटिकल डोमिनेशन बहुत स्ट्रांग है। सिर्फ 17% होते हुए भी ये इलाका जाटलैंड कहलाता है, जिधर जाट जाते हैं वही जीतता है। पॉलिटिकल पार्टीज उनके सामने सजदा करती है। आप मुझे बताओ कि ये जाटों का इस बार क्या रुख है उधर पश्चिम में? नहीं, ज्यादातर जाट, यदि हम केवल वहां का छोड़ दें, मुजफ्फरनगर का, मुजफ्फरनगर में हरेन मलिक भी वोट पा रहे हैं जाटों के, लेकिन वो उतनी संख्या नहीं है कि बहुत बड़ा उसमें परिवर्तन आ जाए। वो संख्या लगभग, तो बंटवारा आपको सिर्फ मुजफ्फरनगर सीट पे दिखता है जाटों में, वो भी बालियान और मलिक खापों में, बाकियों में नहीं। हाँ, बाकी सीटों पर नहीं। बालियान ज्यादा भी हैं और बालियान के साथ जाट ज्यादा है। उसमें इस बार जयंत ने काफी प्रयास किया है। तो जो पिछली बार क्या हुआ था, यदि हम पिछली बार की तुलना करें तो पिछली बार 70% जाट जो है वो अजीत सिंह के साथ गया था जी। इस बार वो 70% जाट संजीव बालियान के साथ जा रहा है। इसके साथ ही पिछड़ा उनके साथ है, और बाकी सवर्णों में, क्षत्रियों में कुछ नाराजगी है, तो वो उसमें विभाजन भी हो सकता है। उसमें मैं ज्यादा भविष्यवाणी करना नहीं चाहता, क्योंकि
लेकिन इसकी एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा सरधना में केंद्रित है ये जो 36 जो वो है पंचायतें। अब सरधना का परिणाम देखिएगा क्या आता है। जी, वास्तव में जब हम पंचायत करते हैं प्रदेश जी, आपका असेसमेंट तो पॉलिटिकली क्या कहता है कि ये जो 24 गांव हैं सरधना के 24 ही, मैंने देखा था, बात भी की थी मैंने आज 2-3 लोगों से वहाँ पे जो मेरे जानने वाले, तकरीबन बता रहे थे कि 1,18,000 जो कास्ट होने वाले वोट हैं वो हैं उनके पास। अगर मैं मानूं कि 60-70% भी कास्ट हो जाएंगे इसमें, ये किसके साथ जाएंगे इस बार? देखिए इसमें ज्यादातर तो जाएंगे इनके खिलाफ, बाल्यान के। लेकिन उसका ये संजीव बालियान के। ये सिर्फ संगीत सोम वर्सेज संजीव बालियान है या राजपूत बनाम जाट चल रहा है? नहीं, राजपूत बनाम जाट नहीं हो रहा। जितना आक्रामकता से बोला जा रहा है ना, उससे अन्य जातियां भी एकजुट हो गई हैं सरधना में। परिणाम आए आप देखिएगा, गुर्जर है, जाट है, अन्य छोटी जातियां हैं। जब हम बहुत आक्रामकता से बोलते हैं, जब बहुत आक्रामक होते हैं, तो वो दूसरों को एकजुट करती है। फिर इसका इम्पैक्ट आप कोई दूसरी सीटों पर भी पाते हैं या सिर्फ ये एक सीट पर लिमिटेड जाति के झगड़े? देखिए बहुत ये ब्रजेश जी व्यक्तिगत ज्यादा हो गया है। इसमें जो थल सेना अध्यक्ष थे उनको टिकट नहीं मिला, ये मुद्दा तो एक प्रतीक के रूप में आगे है। ये इसकी लड़ाई दूसरी होती है, 2022 से शुरू होती है, जब संगीत सोम चुनाव हार जाते हैं जी। उन्हें लगता है कि इसके हरवाने में संजीव बालियान की भूमिका है, उस जगह से चल रही। उसके बाद मेरठ का एक जिलाध्यक्ष नियुक्त होता है, उसमें भी लगता है कि संजीव बालियान ने नियुक्त करा दिया है। ये सारी बातें मिलके हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि डिबेट के नेक्स्ट राउंड में ब्रजेश जी आपके बाकी कम्युनिटी पर भी बात करेंगे कि गुर्जर और अपर कास्ट इन सब के बीच क्या चल रहा है। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप तो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों का इस समय ट्रेवल करके लौटे हैं, आप क्या पाते हैं कि ये जातियों की लड़ाइयाँ हो रही हैं ग्राउंड पे, जाति ही प्रधान है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, और किस जाति का किधर आपको झुकाव अधिक दिखा? ब्रजेश जी, जब चुनाव आते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई सारी चुनौतियां पहले भी बीजेपी के सामने आई। सबसे बड़ा मामला किसान आंदोलन का रहा, जिसमें पंजाब से लेके हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमाम सारे प्रदेशों के लोग रहे और बहुत लंबा आंदोलन चला। उसके बावजूद भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जीतने में कामयाब रही। अब फिर एक चुनाव आया लोकसभा का, क्षत्रियों की एक विरोध के स्वर सुनाई पड़े, पंचायतें शुरू हो गई, गुजरात से लेके राजस्थान से लेके उत्तर प्रदेश तक। और अब ये कितना नुकसान पहुंचा पाएंगी ये चुनाव परिणाम बताएगा। लेकिन हमारे समाज में हर जात के नेता बनाए जाते हैं इसीलिए कि जब कोई जातियों का विरोध का स्वर उठाए तो वो जाके अपनी अपनी जात की पंचायत करें और उसको शांत कराएं। रही बात गुटबाजी की, और जो हर पार्टी में है, भाजपा में, सरकार में है, दबाव रहता था, अनुशासन रहता था, कभी बाहर नहीं आता था, अब बाहर आ गया। संजीव बालियान और संगीत सोम की लड़ाई सब सामने आ गई। तो ये जो अहंकार है ये हर पार्टी में है, मनमुटाव, भेदभाव, गुटबाजी, और भाजपा में इसको दबाए रहते हैं क्योंकि उनके पास सत्ता है दोनों जगह, और उनके यहाँ भाई सत्ता में रह के ज़्यादा बोलोगे किनारे कर दिए जाओगे। लेकिन कम से कम चलो कुछ आंतरिक लोकतंत्र के नाम पे लोग बोल रहे हैं। चुनाव जातियों के आधार पर ही लड़ा जाता है, टिकट जात को देखकर किसकी जात के कितना वोट है वैसे ही दिया जाता है, पार्टियों का अपना वोट बैंक होता है। लेकिन देखिए, जब 2014 में मोदी आए थे लड़ने और 2019 में भी, तब कहा गया कि कैंडिडेट को नहीं देखना है, कमल के फूल का बटन दबाना है। और इस देश में लोगों ने मोदी के नाम पर ही वोट दिया। भाजपा आज जिस उरूज पर है, जिस ऊंचाई पर है, वो सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम पर है। इस बात को लोग समझते हैं कि उनका अपना करिश्मा है,
और इस देश की जनता से वो सीधे कनेक्ट है। लेकिन थोड़ा मोड़ा वोट प्रत्याशी भी अपनी छवि से पा जाता है कहीं कहीं। विपक्ष में भी हाल ऐसा ही है जी। या तो अगर सपा से टिकट मिला तो अखिलेश यादव, कांग्रेस के पास ज्यादा कुछ है नहीं, तो वहां पर अखिलेश के और समाजवादी पार्टी का जो वोट है उस पर मिलता है। कुछ प्रत्याशी अपनी जात का खींच लेता है। ये लड़ाई देखिए ऐसे ही चलेगी। लेकिन जो भाजपा ये कहती है कि हम 80 में 80 जीतेंगे, तो ये बात तो देखिए जो राजनीति के बैठे हुए लोग हैं, जहां ये सुन रहे हैं लोग, 80 में 80 जीतना एक तरह से कहा जाए इतना उत्तर प्रदेश में आज तक कभी हुआ नहीं। बीजेपी अधिकतम सीटें जीतेगी, ये बात सही है। अब वो कितना जीतेगी, और इस बार मायावती ने जो टिकट बांटे हैं वो खाली सपा को ही नहीं परेशान कर रहे हैं, भाजपा को भी तो कर रहे हैं, बस सपा थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं। आज डिम्पल यादव की मैनपुरी सीट पर साक्य को बदलकर मायावती ने यादव एक वहां पर उतार दिया है कैंडिडेट, तो वो स्वाभाविक है कि वो समाजवादी का वोट काटेगा। लेकिन कितना वोट काटेगा, 1000, 2000, 10, 20,000, 50,000, ये चुनाव परिणाम बताएंगे। तो इस तरह के तो मायावती का जो टिकट वितरण है इस बार, उनकी माया अपरंपार है, और उस माया से पार पाना इस बार किसी के लिए समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, इस बार तो मैंने देखा चौतरफा बैटिंग कर रही हो, जिधर जो मिला वो उसी पर अटैक। हाँ, तो ये देखिए डिम्पल यादव के खिलाफ यादव कैंडिडेट दे दिया ब्रजेश जी। तो इसके लिए कोई भी आज मायावती पे इसीलिए आरोप नहीं लगा पा रहा है कि वो भाजपा के हाथों खेल रही हैं या वो विपक्ष के साथ कोई उनका गठजोड़ है अंदर खाने। मायावती अपना एक स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय ले रही हैं। लेकिन एक चीज आप जरूर देखिएगा कि अखिलेश यादव ने एक नई तरह की सोशल इंजीनियरिंग शुरू की, जिसमें इंद्रजीत सरोज हैं, कुशल तिवारी हैं, लालजी वर्मा हैं, राम प्रसाद चौधरी हैं, राम शिरोमणि वर्मा हैं, रमाशंकर राजभर हैं। ऐसे जो बसपा से आए हुए लोग हैं, बाबू सिंह कुशवाहा भी आ गए। बाबू सिंह कुशवाहा हैं, इनको टिकट देकर उन्होंने एक पीडीए की नई सोशल इंजीनियरिंग खड़ी की, और मायावती की पार्टी में ये सब लोग बड़े इंपॉर्टेंट पदों पर पहले रहे हैं। मुझे लगता है नसीमुद्दीन छोड़ सब आ गए ज्यादातर हैं। हाँ, बाकी जो बचा था वो कमल के फूल पे पहले से हैं, यहाँ सब बने ही हैं। कुछ इधर गिरे, कुछ उधर गिरे। जो कमल वाले पे गिरे वो मंत्री बने, और जो उधर गए वो भी संतरिये हैं। ये है जी। एक बहुत अच्छी बात है, मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है कि समाज में जो लोग हैं, जो प्रबुद्ध हैं, जो विचार रखते हैं, उनको बोलना चाहिए। जिनके अंदर प्रतिभा होती है, जिनके अंदर लगन होती है, विचार होता है, और वो लोग बोलते हैं। जिन लोगों ने धन, भोग, विलास को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया, वो लोग कभी नहीं बोल सकते। और ये बात हर युग में सही रहेगी, जो मुंशी प्रेमचंद ने 100 साल पहले लिखी है। बहरहाल, इतिहास को पढ़कर नफरत करना सीखोगे तो भविष्य को बर्बाद कर लोगे। इतिहास को पढ़कर साहसी बनना सीखिए और सामाजिक समस्याओं का हल करना सीखिए, तब तरक्की होगी। अतीत में किसने क्या कहा है उस पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन देखिए, नेता हर चीज को घुमा देते हैं अपने हिसाब से चुनाव में, और इसको हम आप कुछ कर नहीं सकते। मासेस का खेल है करोड़ों अरबों लोगों का। एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, कि जो चक्की चल रही है उसके दोनों पार्ट उल्टे हैं। जो बेईमान हैं वो कहते हैं कि बहुत बेईमानी है। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आंखों से दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। और मेरे अंदर से एक एक कर सब हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहन भाइयों, डिबेट का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश में, और ख़ासतौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश, जहां इस वक्त बस अब वोटिंग को बहुत थोड़ा सा वक्त बचा है। वहाँ क्या जातिगत इक्वेशंस हैं, जातियाँ किसके साथ हैं, क्योंकि जातिगत
प्रधान समाज है और जाति ही राजनीति की सच्चाई है, तो हमें इसके बारे में खुलकर चर्चा कर ही लेनी चाहिए। संजय सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। संजय जी, डिबेट के पहले चरण में और विशेष तौर पर अभिषेक सोम ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं चाहता हूं कि उनके लगाए गए आरोपों का आप जवाब दें। देखिए, ठाकुर अभिषेक सोम जी की बात का हम जवाब नहीं देना चाहते हैं। क्यों? उन्होंने जो एक कैंडिडेट का नाम लिया है, किसका? कोई इकरा हसन साहब हैं, उनको ये सपोर्ट कर रहे हैं। मसूद का भी? हाँ, वो कोई इमरान का भी नाम लिया। हाँ, इमरान मसूद जैसे लोगों का अगर ये सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर अभिषेक सोम जी, हमें आप ये बताइए, आप कैसे राजपूत हैं? मान लीजिए सर्टिफिकेट दोगे क्यों? कैसे? नहीं, हम भी दे सकते हैं अगर वो अभिषेक जी आप रुकिएगा, ये बात तसल्ली कर ले, फिर आपको कनेक्ट करूंगा आराम से, 1 बाय 1 सुनने की क्षमता सब में है सर। जी जी जी, हाँ बोले आप, कंटिन्यू। तो अगर आप ये कहते हो कि वो ठाकुर हैं, इस पर आपको ठाकुर हैं, बिल्कुल ठाकुर हैं, हमारे भाई हैं। कहीं ना कहीं अगर निकालेंगे कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लेकिन अगर इकरा हसन और इनको ये सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर प्रश्न खड़ा होता है। इनको मतलब इमरान मसूद को? जो भी, हाँ, इमरान मसूद, नाम लेने में कोई बुराई? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इमरान मसूद जैसे लोगों को अगर ये सपोर्ट कर रहे हैं तो अभिषेक सोम जी, आप जरा गंभीर चिंतन करिएगा, आपकी सोच जा कहाँ रही है, इस पर जरा ध्यान दीजिएगा। आप कहीं किसी वैसे लोगों के हाथ पे तो नहीं खेल रहे हैं। कैसे लोगों के? मतलब कुछ होते हैं ना जो बताइए पर्दे के पीछे से खेल करवाते हैं, तो जरा इस पे अभिषेक जी आप सोचिएगा। आप राजपूत बिरादरी के ऊपर ये सब तो मतलब हम क्या बोल रहे हैं टीवी बैठ के? अभिषेक भाई, आपकी हमें बड़ा कष्ट हो रहा है, आपने ये जो 2-3 नाम लिए हैं, और ये लोग जो बोले हैं कांग्रेस सपा वाले। देखिए, मनोज काका की तो बात अभी बड़ी जोरों से ताली बजा रहे थे, और हमने अपने ओपनिंग उसमें डिबेट के रिमार्क में भी कहा था, सेकुलरिज्म का तो मेन एजेंडा ही इस देश के अंदर हिंदुओं को जातियों में तोड़ना और मुसलमानों को एक मुश्त वोट लेना, यही सेकुलरिज्म कहलाता है। और अभी प्रदीप सिंह जी हमारे अच्छे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि हम जातिवाद की बात नहीं करते हैं। प्रदीप सिंह जी, कितना विरोधाभास है आपकी बातों में। आपके जो भावी होने वाले प्रधानमंत्री हैं राहुल गांधी जी, वो तो डंका ताल ठोक ठोक के बोल रहे हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए, बैकवर्ड कितने हैं, ये है वो है। अब बताइए क्या आप लोग कर रहे हैं इस देश के अंदर? आप क्यों ही देश में आग लगाने को घूम रहे साहब? आप क्यों ऐसा करते के चक्कर में हिंदुओं को तोड़ रहे हैं? देखिए, आउट ऑफ टर्न उन्हें मैं मौका दूंगा। जी आप बोल रहे हैं, अपनी बात खत्म करें, 20 सेकंड बचा है। देखिए, अभिषेक सोम, रेट तैयार है, आपके पास एक चीज हम कहना चाहेंगे, माननीय मोदी जी ने जो जातिवाद, जो सेकुलर जातिवाद चलता था, उसके भ्रम को तोड़ा है। सेकुलर जातिवाद? हाँ, सेकुलर जातिवाद चलता था इस देश का नाम सेकुलरिज्म। देखिए ब्रिजेश भाई साहब, एक बात बताएं, हम इस देश के जो स्यूडो सेकुलरिज्म है, फ्रॉड सेकुलरिज्म है, इसके हम घोर विरोधी हैं। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सेकुलरिज्म को मानते हैं। उन्होंने इसी कारण से भारत के संविधान की जो मूल भावना है उसमें सेकुलर शब्द नहीं डाला था। अपनी बात कह ली। अब आप सुनिएगा, मैं अभिषेक सोम को आपके साथ कनेक्ट करूं। अभिषेक सोम को मेन स्क्रीन पे लिया जाए, और अभिषेक सोम, अब आप इनकी बात का जवाब दें। संजय सिंह। देखिए ब्रजेश मिश्रा जी, बहुत अच्छी बात है। और आप ये बताइए, हमसे नौकरियां छीन ली गई, सेना की नौकरियां हमसे छीन ली, हम चुप रहे। हमें राष्ट्रवाद के नाम पे पूरे देश के राजपूतों को भारतीय जनता पार्टी ने ठगा, हम जब भी चुप रहे। और आज हमारा राजनीतिक, ये लोग हमारे को राजनीतिक रूप से खत्म करना चाहते हैं, तब भी हम चुप रहे। हमारे समाज को इन लोगों ने आज इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है कि आज दूसरे दल हमसे दूरियां बनाए हुए हैं, वो भी हमें टिकट नहीं दे रहे, ये भी टिकट नहीं दे रहे। समाजवादी पार्टी में जाते हैं तो वो कहते हैं कि भैया तुम तो 100% भारतीय जनता पार्टी के वोटर है, हम तुम्हें क्यों टिकट दें। बसपा में जाते हैं तो बसपा कहती है कि तुम तो भारतीय जनता पार्टी के वोटर हो, तुम्हें क्यों टिकट दे। कांग्रेस ये कहती है, और ये हमारा शोषण करते रहे और हम चुप रहे। और सुन लीजिए संजय सिंह जी, और कान खोल के सुन लीजिए, और राजनाथ सिंह जैसे नेताओं को बता दीजिए कि उन्होंने गुलामी करनी सीखी होगी। ये अभिषेक सोम का निर्णय नहीं है, सुन लीजिए। हाँ, उत्तर प्रदेश के करोड़ों राजपूतों का निर्णय है। हम भाजपा को हटाएंगे। और सुनिए, आप भी राजपूत हैं, आपको भी कसम है, आप भी गंगा जल लेके कसम खाइए कि भाजपा को वोट नहीं देंगे। पर इनको एतराज है कि आप इकरा हसन को जिताएंगे, आप इमरान मसूद को जिता रहे हैं। पंचायत का निर्णय, और पंचायत हमारे लिए इनको संदेह है कि आपके पीछे कोई हैंडलर है।
भाषा तो वही बोल रहे हैं। कौन हैंडलर हो सकता है साहब? कौन हैंडलर होगा हमारा? इस देश को चलाने वाले हम लोग, हमें कोई हैंडल करेगा? है किसी की मजाल जो हमें हैंडल कर ले? हमें इतिहास दोहराने पर मजबूर मत कीजिए। तो ये इनको एतराज मुख्यतः इस विषय पर है कि हमारे साथ नहीं हो, ठीक है, लेकिन ये इकरा हसन और इमरान मसूद के साथ जो अपने आप को गिरवी रख के उनके तलवे चाटते होंगे भारतीय जनता पार्टी, एक सवाल ले लें, जैसे गुलाम नहीं, एक सवाल ले लें। ये इनका मुख्य एतराज ये है कि चलो हमारे साथ नहीं हो, मना लेंगे, पर ये इकरा हसन और इमरान मसूद के साथ गए हो, सबसे बिल्कुल देंगे। इनको सबक सिखाना इकरा हसन नहीं, ओवैसी को भी वोट देना पड़ेगा, हम देंगे। बताइए, जयचंद बन जाइए, जयचंद बन जाइए। अरे जयचंद क्यों बनेंगे? जयचंद बन जाइए, आप स्वागत है आपका जयचंद जी। नौकरी छीन लो, हमारी जमीन छीन लो, आप तो राहुल गांधी की भाषा बोल रहे हैं साहब, रियासतें छीन लो। अरे हमें लग गया आप राहुल गांधी के इशारे पे, कांग्रेस के इशारे पे बोल रहे हैं साहब। और एक बात सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए, राम की कसम खा के कहते हैं हम देश के लिए खड़े हैं और भाजपा का साथ देंगे। आप जैसे हम नहीं है साहब, हम राम की कसम खा के बोलते हैं। अब आपको शर्म आनी चाहिए। इतिहास दोहराने पर आप सोम जी बहुत बड़े ठाकुरों के नेता बन रहे हैं, आप राजनाथ जी के बारे में क्या बोल रहे हैं? आपकी हैसियत क्या है बोलने की? आप जैसे बहुत 360 नेता देखे हुए हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? आप राजनाथ जी के बारे में बोलेंगे ऐसा? अरे अपनी हैसियत पहचानिए कि वो कैमरे में बोल बैठ के बकवास कर रहे हैं। आप बैठ के राजनाथ सिंह अपने घर होंगे, हमारे गुलाम बता रहे हैं, आप किसी की गुलामी कर रहे हैं। मत बुलवाइए हमें, आप सजाइए, थोड़ा आपका सम्मान कर रहे हैं। राजनाथ सिंह के तलवे चाटिए, जाइए, तमीज से बात करिए। इधर आइए साहब, भेज दीजिएगा। नहीं चाटते, माननीय राजनाथ जी हमारे नेता हैं, इंतजार कर रही है। आप जिसके तलवे चाट रहे हैं मालूम है, तभी इकरा मसूद इमरान के साथ खड़े हुए हैं। आप तलवे चाट के जाके उनके, आपको शर्म आनी चाहिए आपके छतरी होने पे। सुन लीजिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह को भेज दीजिए, राजपुतानागढ़ उनका माला लिए इंतजार कर रहा है। अरे आप उनके पैर की धूल भी नहीं है, क्या बकवास कर रहे हैं बैठ के? आप टीवी चैनल पर आके बहुत बड़े नेता बन रहे हैं, राजनाथ जी के पैरों की धूल भी नहीं है। आप अपनी हैसियत समझाइए, हम भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, समझिए आप क्या बात कर रहे हैं। आप एक सेकंड सुन लें उनको, आइए। हाँ 1 सेकंड 20 सेकंड उनको बोलने दें। बोलिए अभिषेक जी। देखो, भारतीय जनता पार्टी ने राजपूत समाज को ठगा है, राष्ट्रवाद के नाम पे ठगा है, हमारी नौकरियां छीन ली, हमारे से जमीन जायदाद छीन लिया, हमारे से सब कुछ छीन लिया। और ऐसे मत बोलो, आप किसी को इस तरह अपमान नहीं, बात वही क्या, ये हमें अपमानित आप टीवी चैनल पे उन्हें अपमानित मत करो। आपने कह दिया, बहुत है जी। अभिषेक जी 20 सेकंड कंप्लीट करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने राजपूतों को ठगा है, राष्ट्रवाद के नाम पे ठगा है, नौकरियां छीन ली, सरकारी जो भी था हमारा सब कुछ छीन लिया। अब राजनीतिक रूप से भी हमें तोड़ना चाहते हैं, तो हम राजपूत हैं, हम किसी से डरने वाले लोग थोड़ी हैं। या कोई भी नेता आएगा हमें धमका देगा, हम डर जाएंगे? हमारा तो खून उतना ही खौलता है जितना कोई हमें धमकाने का प्रयास करता है। मुबारक हो आपके राजपूते पे, आपके राजपूत होने मुबारक हो आपको। जाइए, इमरान मसूद और इकरा हसन के तलवे चाटिए, आप जाके इंतजार कर रहा है, माला लिए खड़ा है, तलवे चाटिए। जयचंद साहब तलवे चाटिए, आप इमरान मसूद जैसे नहीं, बिल्कुल ऐसे लोगों को यही बोलेंगे हम। योगी आदित्यनाथ जी, आपको शर्म नहीं आती है? बकवास कर रहे हैं बैठ के। योगी आदित्यनाथ जी को तो हटा देना चाहते हैं, भाजपा बात कर रहे हैं भाई। वो कह रहे हैं, अब आप रुको, डोंट मेक इट पर्सनल। मैं मनोज काका को आमंत्रित करता हूं। आप बताओ, क्या जातिवाद आपकी पार्टी नहीं करती है? और आज तो बड़े मजे आ रहे हैं आपको, ताली बजा रहे हैं। अरे मुझे क्या मजे आ रहे हैं? आप ताली क्यों बजा रहे हैं? अब ताली बजाने और मेरे हंसने पर मेरे इस पे भी रोक लगा देंगे। अब ईडी सीबीआई क्या लोगों के हंसने पे भी रोक लगाएगी? इतनी दास्ता मत लाइए। आपके किसी भी तानाशाही भरे व्यवहार से हम समाजवादी लोग डरते क्या थोड़ा है? आप जो बात कर रहे थे, उस भाई ने कोई बात कही है तो उसमें तथ्य है, उन्होंने तर्क सहित बात कही। भाई ने आप मुसलमानों का और क्षत्रियों का एका कोई याद से साहब, छत्री में सबसे बड़ा जो छत्रित्व था, अरे छत्री वही है जो दूसरे को छत्रत्व प्रदान करे, जो कमजोर हो उसको छत्र प्रदान करे, वही छत्री है। आप बताइए, महाराणा प्रताप के, मैं पूछूं कि महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? हकीम खान था। आपको पढ़ना चाहिए, आप बिना कुछ जाने और ऐसे लोगों को आप भी साहब बैठा लेते हैं। आपके संस्थान की एक गरिमा हो। अरे आपसे पूछ के थोड़ी ना बिठाएंगे, आप अपनी बात करो सर, प्लीज बैठ। माननीय अखिलेश यादव जी की वो अवधारणा है, उसको पूरे देश का 140 करोड़ जनमानस और जो 90% बहुजन वर्ग है वो बधाई दे रहा है।
क्योंकि डॉक्टर लोहिया ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में बिना राजनीतिक भागीदारी के किसी के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और सांस्कृतिक भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। तो जो तबका, जो पिछड़ा दलित हजारों सालों से हाशिए पे था, उसको अखिलेश यादव जी राजनीतिक भागीदारी दे रहे हैं। नहीं, ये बात तो अभिषेक सोम की उस बात का जवाब दो कि ठाकुर आपसे टिकट मांगने आता है, आप कहते हो तुम तो भाजपा। अरे अभिषेक भाई, जैसे ठाकुरों का, जो ठाकुर दूसरे को, कमजोरों को छत्रत्व प्रदान करे, जो उसमें समता, जो बाबा साहब के संविधान में जिसको भरोसा हो, उन सबका सम्मान हो, कैसी बात कर। और अभिषेक को कितना दुख है देखो कि राकेश प्रताप सिंह को आपकी सुना नहीं, सुन तो एक सेकंड रुक जाओ, टिकट दिया तसल्ली। यूथ में हमारे कई एक सवाल ले लोगों ने बहुत इंटरैक्टिव डिबेट करें ना, मजा आएगा। देखो अभिषेक ने कितनी चिंता पहले राउंड में जताई, अभिषेक सिंह को अभय सिंह को बता रहे हैं कुछ खास नहीं मिला। सुन लो पहले सवाल। राकेश प्रताप सिंह के लिए बहुत फिक्रमंद है वो, राजा भैया के लिए तो देखो इमोशनल हो गए, वो आंसू निकलना उनका बाकी था। हैं आप ही के लोगों के लिए फिक्रमंद है। आप हमसे क्या चाह रहे हो? हमसे सवाल करें, सवाल। प्रदीप सिंह आप मुझे बताओ। अरे और सवाल कर लीजिए। नहीं ठीक है, पूछना हो जाति पे कोई नहीं ठीक है, मैं जाति का एक्सपर्ट आदमी हूँ साहब, पूछ लीजिए जाति है ना। देखो स्वीकार लिया कि घनघोर जाति, क्योंकि हम लोग डॉक्टर लोहिया कहते थे, जो आपने अपने कार्यक्रम के शुरुआती संदर्भ में कहा कि भारतीय समाज में जाति, और इसको आप ऐसे क्यों ले रहे हैं? हमारे देश का माननीय उच्चतम न्यायालय के संवैधानिक पीठ ने कहा है कि यहां अगर पिछड़ेपन का कोई आधार है तो जाति है, कोई मैं थोड़ी कह रहा हूं। तो उस पर अध्ययन तो करना पड़ेगा। प्रदीप सिंह, डिबेट बढ़िया चल रही, सबको बोलने का अवसर देते हैं। प्रदीप सिंह हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। ये तो आपके कैंडिडेट को समाज कह रहे हैं वोट करेंगे। नहीं किसी को भी ये वोट कर रहे हैं, लेकिन किसी का मसूद के लिए वोट कर रहे हैं विजय जी, ये किसी को भी वोट कर रहे हैं, लेकिन जिस भाषा का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने सोम जी के लिए किया, बहुत ही दुखदायी है। आपने तलवे चाटने की बात की, आपने तमाम तरह का अपमानित करने वाली बात की, जयचंद कहा, तलवे चाटने की बात की। बहुत ये इनके नेता ने जो बयान दिया था कि क्षत्रिय और मुसलमान के बेटियों किसका जो गंदा बयान दिया था, उस बयान को चरितार्थ कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथी यहां पर बैठकर। और जिस तरीके से उस साथी का अपमान किया जा रहा है, निश्चित तौर पर यह दुखदायी है। प्रदीप सिंह क्षत्रिय होने के नाते यह कह रहा है कि वो ये भाषा उसके साथ नहीं बोली जानी चाहिए थी, मेरा मानना है। दूसरी बात बार हम कह रहे हैं कि ये जातीय आंकड़े, निश्चित तौर पर जातीय आंकड़ों पर कांग्रेस राजनीति नहीं करती। हम इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करते। हम निश्चित तौर पे नौजवानों के रोजगार की बात करते हैं, महिला सुरक्षा पर बात करते हैं। सिंह के साथ हो या अभिषेक सोम के साथ? नहीं, हर वो संस्थान, हर वो ग्रुप जिसका आप अपमान कर रहे हो। अभिषेक सोम ने कौन सी कमी की इनके साथ? जिस जो भाषा आपने उनकी हैसियत बताने का, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम चलवे चाड़ी, ये भाषा है। एक राजनीतिक, आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, एक राजनीतिक पार्टी के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, सम्राट चैनल पे बैठे, इस तरीके से आप किसी भी नेता के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए इस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। और एक क्षत्रिय होने के नाते आपकी इस भाषा पर हमें दुख है। ब्रजेश शुक्ला जी मेरे साथ मौजूद है। ब्रजेश जी, एक और बड़ी डोमिनेटिंग कास्ट है, लेकिन मूलतः ये लोग शांत हैं उत्तर प्रदेश में, गुर्जर कम्युनिटी। ये भी बहुतायत है इस इलाके में जहाँ पे चुनाव हो रहा है, विशेष तौर पर बागपत हो गया, नोएडा हो गया, बुलंदशहर हो गया, मेरठ हो गया। इस इलाके में मुजफ्फरनगर की भी एक बेल्ट है, सरधना वगैरह की, उधर ये समाज बहुत है। बिजनौर में बड़ी तादाद में है गुर्जर कम्युनिटी। इनके बीच क्या चल रहा है, ये क्या सोच रहे हैं? ब्रजेश जी, गुर्जर जो है इस बार जो है बीजेपी के साथ हैं जी। विशेष रूप से मैं सरदना की बात करना चाहूंगा, क्योंकि सरदना की बात हो रही, सरदना में भी गुर्जर बीजेपी के साथ, और इसी तरह गुर्जर जो है ज्यादातर क्षेत्रों में बीजेपी के साथ है, और अति पिछड़े बीजेपी के साथ है, मुस्लिम समाजवादी पार्टी के साथ है। और जो ये बातें कही जा रही वास्तव में, और भी अब किसके साथ किसकी मदद हो रही है, जो ये बातें कही जाती कि 100 सीटें हम जीतते थे, 100 सीटें हम थे, तो ये और लोगों को डराती हैं, अन्य समुदाय को डराती हैं कि साहब 100 सीटें आप ही ले जाएंगे तो दूसरे क्या पाएंगे। तो ये सब चीजें कोई वो नहीं है। आप चुनाव देखते जाइए, मैं तब देख के आया हूँ, हकीकत सब सामने आ जाएगी। बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं, चुनाव होता है, चुनाव में ये वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, और ये स्वाभाविक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि लोग अपने ढंग से निर्णय कर रहे हैं। पंचायतें किसी का निर्णय नहीं करती हैं। पंचायतें यदि निर्णय करती तो पिछली बार विधानसभा का चुनाव जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बुरी तरह हार जाना चाहिए था। 40 पंचायतें हुई थी, 40
और उसके बड़े मुद्दे थे, इसमें तो कोई मुद्दा ऐसा नहीं है। तो ये सब चीजें हैं ब्रजेश जी, इसका कोई असर नहीं होने वाला है। अपने अपने ढंग से वोट डालते हैं, पंचायतों को कोई बदुआ नहीं है। ऑल राइट विजय जी, हमारे साथ बने रहिएगा। हाँ बताइए, अब आप क्या कहेंगे? विजय जी थोड़ा भाषा नहीं भाषा, हम संसदीय देखिए रखिए। एक बात सुनिए, हम भाषा इस तरह की इस्तेमाल करते हैं, हम इसे जयचंद शब्द का, और वो भी इसलिए पहले डॉक्टर ठाकुर अभिषेक सोम जी का हम बहुत सम्मान कर रहे थे। जब उन्होंने माननीय राजनाथ जी पर पर्सनली अटैक करना और वो तलवे चाटने वाली बात की तो हमें गुस्सा आया, इसलिए। और फिर देखिए बड़ा स्वाभाविक है, जिस लिए लड़ाई इस देश के अंदर चल रही है, जो हमारे खुलेआम कह रहे हैं हम भगवान राम का मंदिर तोड़ देंगे, चलिए हम डिबेट पर नहीं बोलना चाहते इन सब बातों को। आप अभिषेक सोम जी, उन लोगों के साथ खड़े में बड़ा कष्ट हो रहा है। धन्यवाद, आप बहुत आपका बड़े, समय समाप्त। एक चैलेंज नमस्कार। आपको अभिषेक जी, आप बहुत बड़े ठाकुर नेता बनना है, आ जाइए लखनऊ, अब 26 तारीख से क्या नामांकन करोगे? है, आप आइए, पर्चा भरिए, आप देखते हैं आपकी हैसियत बताते हैं हम लोग। आइए, आप धमका रहे हो उनको? आइए आप धमका रहे हो? एक सेकंड रुक जाओ, दोनों लोग, अभिषेक बोलेंगे, रुको, आप सब लोग रुक जाओ। अभिषेक आप इतने बड़े छतरी नेता हैं, आ जाइए लखनऊ। इन तीनों के माइक बंद करो और सीधे अभिषेक को जोड़ दो। अभिषेक मैं 20 सेकंड देता हूं, डिबेट समाप्त कर। आप शांत हो जाओ, आप सुनो उनको। अभिषेक 20 सेकंड। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है जो बात इन्होंने कही है। संजय सिंह साहब कह रहे हैं कि आप लखनऊ आ नहीं सकते हैं, हम पर्चा भरने के लिए जा रहे हैं। अरे जमानत जब्त हो जाएगी आप लोगों की। आपने समाज को बेचने का काम किया है, आपने समाज के ठेकेदार बनके दूसरों इन भारतीय जनता पार्टी में अपने वरिष्ठ पद पाने के लिए आपने पूरे समाज को बेच डाला। समाज अब जाग चुका है, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे अनुराग ठाकुर हो, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे तमाम लोग हो। ये बुला रहे हैं लखनऊ, आ जाओ, बात खत्म कर, अपने आप सब बिल्कुल आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे, पर्चा भी भर देंगे और जमानत भी जब्त करा देंगे। हम कोई डरने वाले नहीं है। होंगे राजनाथ सिंह अपने घर के, हम भी अपने घर के राजा। हाँ ब्रजेश शुक्ला जी, शुक्ला जी, हाँ शुक्ला जी। हाँ, तो बड़ी बड़ी बातें सुनने को मिल रही है भाई, ये सीमा है किसी चीज की। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। भाई सर समय समाप्त हो गया, मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए। बहनों भाइयों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका आज का दिन अच्छा रहा होगा और कल इससे भी बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।